अब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस का नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये जीवन संस पब्लिकेशन का है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का एग्जांपल नंबर 24। लेट W बी द सबस्पेस ऑफ R4 जनरेटेड बाय दीज वेक्टर। यानी हमें ये गिवन है कि जो W है वो जनरेट होता है इन वेक्टर से 1 2 3 -2 वो 2 4 5 एंड -1। तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिस ऑफ W परपेंडिकुलर। अब हमें पता है जो W है वो इनसे जनरेट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पास बेसिस है, क्योंकि बेसिस के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक तो जनरेट करना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब हमें पता है जो W है वो इनसे जनरेट हो रहा है, तो एक कंडीशन तो ठीक है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें ये जो वेक्टर हैं ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, W के बेसिस हो जाएंगे हमारे पास। तो यहां से हम इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें पता है कि दो स्केलर एग्जिस्ट करते हैं, A 1 2 3 -2 प्लस B 2 4 5 -1 इज इक्वल टू 0। अगर A और B दोनों 0 आ जाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि ये जो वेक्टर है ये हमारे पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इनमें से अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है या दोनों ही नॉन जीरो आ जाते हैं तो हम बोलते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आप देखो हम लिख सकते हैं A प्लस के 2B कॉमा 2A प्लस के 4B कॉमा 3A प्लस के 5B कॉमा माइनस के 2A माइनस के B इज इक्वल टू 0। अब यहां से होगा A प्लस के 2B इज इक्वल टू 0, 2A प्लस के 4B इज इक्वल टू 0, 3A प्लस के 5B इज इक्वल टू 0, माइनस के 2A प्लस के माइनस के B इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा A प्लस के 2B इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन तो एक ही होगी, तो यहां से हमारे पास होगा A प्लस के 2B, A प्लस के 2B इज इक्वल टू 0, एक हमारे पास 3A प्लस के 5B इज इक्वल टू 0, माइनस के 2A माइनस के B इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखो अगर हम इन दोनों से या इन दोनों से हम A और B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ऐसा करो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2A प्लस के माइनस के 2A 0, इसको 2 से करेंगे 4B और ये कितना आ गया माइनस के B, तो 3B इज इक्वल टू 0। तो B की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0। अगर B 0 तो यहाँ B 0 पुट कर दो तो A भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। A और B की वैल्यू 0 है, अगर इसको सेटिस्फाई करते हो तो यहाँ 0 रखो, ये 0 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो A और B है वो हमारे पास क्या होंगे 0 होंगे। अगर A और B 0 हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दीज वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वेक्टर क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जनरेट ये पहले ही कर रहे हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं जो W जो ये है ये जो वेक्टर है ये हमारे पास क्या है W के बेसिस हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं दीज आर द बेसिस ऑफ W। तो यहां से हम ये बोलते हैं S इज इक्वल टू 1 2 3 -2 कॉमा 2 4 5 -1 आर बेसिस ऑफ W। ये W के क्या है बेसिस हैं। अब हमें निकालना है बेसिस ऑफ W परपेंडिकुलर। अब हमें पता है जो बेसिस है वो W परपेंडिकुलर तो एलिमेंट होने चाहिए। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि जो W परपेंडिकुलर है इसकी डायमेंशंस कितनी है, क्योंकि अगर हमें इसकी डायमेंशन पता चल गई तो हम ये बता सकते हैं कि W परपेंडिकुलर के बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले हम W परपेंडिकुलर की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। अब वो देखो कैसे निकालते हैं। हमने एक थ्योरम की थी इनर प्रोडक्ट में कि जो V है वो क्या होता है W और W परपेंडिकुलर का डायरेक्ट सम होता है, और हमें पता है जो V है उसका काम कौन कर रहा है यहाँ पे R4 कर रहा है, यानी यहां पर आ जाएगा R4। हमें पता है कि अगर ये इनका दोनों का डायरेक्ट सम है तो डायमेंशंस ऑफ R4 इज इक्वल टू होगा डायमेंशंस ऑफ W प्लस डायमेंशंस ऑफ W परपेंडिकुलर। अब हमें पता है डायमेंशन ऑफ R4 कितनी होती है 4, तो ये 4 हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ W कितनी है 2, क्योंकि इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है, प्लस डायमेंशंस ऑफ W परपेंडिकुलर। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो W परपेंडिकुलर है उसके बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट होंगे।
अब हमारा टारगेट है उन एलिमेंट्स को निकालना। अब वो कैसे निकालते हैं वो देखो, हमें पता है जो बेसिस होते हैं वो डब्ल्यू परपेंडिकुलर के एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए। तो अब देखो उसको कैसे करते हैं, तो लेट हमने मान लिया कि जो डब्ल्यू है वो कोई एलिमेंट है डब्ल्यू परपेंडिकुलर का। अगर ये डब्ल्यू डब्ल्यू परपेंडिकुलर का एलिमेंट है तो डब्ल्यू की प्रोडक्ट इस डब्ल्यू के सभी एलिमेंट के साथ क्या होगी, जीरो होगी। अब हमें पता है कि अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डब्ल्यू का है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोडक्ट इसके साथ भी जीरो होगी और इसके साथ भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो हमने मान लेते हैं ये u है और ये हमारे पास क्या है, v है। इसका मतलब ये हुआ कि w कॉमा u इज इक्वल टू जीरो एंड w कॉमा v इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास ये होगा। अब जो W है वो W परपेंडिकुलर का एलिमेंट है और जो W परपेंडिकुलर है वो भी क्या होगा, R4 का सबस्पेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि W परपेंडिकुलर के एलिमेंट होंगे वो कितने टाइप से होंगे, 4 टपल के होंगे। और जो फील्ड है वो भी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो W है वो इस टाइप का एलिमेंट होगा, A1, A2, A3, A4। तो हमारे पास ये होगा, इट इज बिलोंगिंग टू W परपेंडिकुलर। याद है। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, W, U इज इक्वल टू जीरो। तो एक एलिमेंट हम W का लेंगे, एक एलिमेंट u के एलिमेंट का कंजुगेट, क्योंकि हमें पता है जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइंड होती है, a1 u का फर्स्ट एलिमेंट कंजुगेट, तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही आएगा, उसके बाद प्लस w का सेकंड एलिमेंट इसके एलिमेंट का कंजुगेट तो कितना आएगा, 2a2। और हमें पता है ये रियल नंबर है तो कंजुगेट कुछ नहीं होगा, तो वही होगा सेम। तो इतना a3 और ये कितना होगा, 3a3। तो 3a3 प्लस माइनस के 2a4 इज इक्वल टू 0, ये होगा। इसका जो W है उसकी V के साथ भी प्रोडक्ट 0 है, इसका यहां से करें W और V की प्रोडक्ट, तो इतना 2a1 प्लस के 4a2 प्लस के 5a3 माइनस के a4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या करते हैं, a1 a2 a3 a4 की वैल्यू निकाल देते, तो इसका हमें W परपेंडिकुलर के एलिमेंट मिल जाएंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो 2 है, लेकिन अननोन क्या है, 4 है। तो 2 इक्वेशन से हम 4 अननोन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 2 हैं उनकी जो वैल्यू है वो हमें अपनी तरफ से क्या करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं लेट। तो तुम्हारी मर्जी है कि हम इनमें से किसी को भी, आपकी मर्जी है कि हम इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो A4 है, A4 मान लो, A3 मान लो, जैसे हमने मान लिया कि जो A4 है वो हमने चूज कर लिया 1 और जो A3 है वो मान लो हमने चूज कर लिया 0। आपकी मर्जी, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब A4 और A3 ये वैल्यू यहां रख दो, तो यहां से आ जाए A1 प्लस कितना होगा, 2A2 इज इक्वल टू 0। अगर हम A1 प्लस के 2A2, A4 को हमने क्या चूज किया है 1, तो यहां पर आ गया माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करो तो 2A1 प्लस कितना आ गया 4A2, A3 को हमने 0 पुट किया, A4 को हमने 1 किया है, तो माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, A1 A2 वैल्यू निकाल देते हैं। तो A1 A2 वैल्यू कैसे निकालें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 2, यहां से करेंगे कितना आ गया 2, यहां से करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। लेकिन देखो बच्चों यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो A1 A2 खत्म हो रहा है तो कुछ बच ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों का वो करते, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जो A4 और A3 है वो हमने कुछ ना कुछ गलत चूज किया है, तो हम और कुछ चूज करके देखते हैं। तो हमने मान लो A3 की बजाय हमने मान लिया A2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से A4 इज इक्वल टू 1 है तो यहां रख दो A1 A2 कितना 0 है, A3 कितना है प्लस के 3A3, A4 कितना है 1, तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू यहां पुट करो तो इतना 2A1 4A2 A2 0 तो 0 प्लस के 5A3 और यहां से A4 कितना है 1, तो माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, A1 और A3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 2A1 प्लस ये कितना हो गया 6A3 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, इसे कैंसिल, ये कितना माइनस के A3 प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाए A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर A3 वैल्यू 3 है तो A3 यहां पुट कर दो, उससे हमारे पास क्या है A1, तो A1 प्लस के 3A3 कितना ये 9 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, यानी माइनस के 7।
तो a1 -7 है और a3 कितना है 3 है। तो यहां से जो वेक्टर है जो w जो एक है वो हमें मिलेगा a1 कितना -7 कॉमा a2 कितना है 0 कॉमा a3 हमारे पास कितना है -3 कॉमा a4 हमारे पास कितना है 1, तो ये 1, तो विच इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, ये हमें एक वेक्टर मिल गया। सिमिलरली हम a4 और a2 की कोई दूसरी वैल्यू चूज कर दिया, तुम किसी और को चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे जो दोनों वेक्टर हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये एलिमेंट w परपेंडिकुलर तो होंगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं तो हमें पता, और डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर हमें पता है 2 है, तो कोई भी दो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे तो बेसिस का काम कर जाएंगे। तो हम सेकंड वेक्टर निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर है लीनियर इंडिपेंडेंट तो दीज आर द बेसिस, ये हमारे पास बेसिस हो जाएंगे। अगर मान लो हम ये पुट करने से ये वेक्टर आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं आते हैं तो हमें यहां पर और कुछ चूज करके उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ दूसरा वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाएगा तो हम यहां से बोल सकते हैं जो वेक्टर होंगे वही हमारे पास क्या होंगे w परपेंडिकुलर के बेसिस होंगे। तो यही हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना।